आज हम ब्लड ग्रुप पर चर्चा करने आ रहे हैं। प्रीवियस क्लास में हमने रक्त पर चर्चा की थी, जिसमें हमने प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स पर पर्याप्त चर्चा कर ली थी। आज के लेक्चर में हम रक्त ग्रुप, आरएच फैक्टर और अस्थि संयोजक ऊतक पर चर्चा करेंगे। तो ब्लड ग्रुप से स्टार्ट करते हैं। ब्लड ग्रुप की खोज सन 1900 में कार्ल लैंड ने की थी, जिनके लिए उन्हें सन 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह नोबेल पुरस्कार सन 1901 से प्रारंभ हुआ था। प्रारंभ में 5 फील्ड में दिया जाता था, जिसमें भौतिकी, मेडिकल, रसायन, साहित्य और शांति के क्षेत्र में दिया जाता था। बाद में 1967 में अर्थशास्त्र भी इंक्लूड किया गया। तो वर्तमान में नोबेल पुरस्कार 6 फील्ड में दिया जाता है, आपको ये याद रखना है। कार्ल लैंड ने ब्लड ग्रुप ए, बी और ओ की खोज की थी, और ब्लड ग्रुप ए और बी की खोज, ब्लड ग्रुप ए बी की खोज डिक्टो स्टलिन ने की थी। जनरली हमें इतना याद रहता है कि ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंड ने की थी, और अगर इंडिविजुअली पूछा कि ब्लड ग्रुप ए बी की खोज किसने की थी, तो हम जनरली कार्ल लैंड ही मार कर आते हैं। लेकिन आपको ये याद रखना है कि ब्लड ग्रुप ए, बी और ओ की खोज कार्ल लैंड ने की थी, लेकिन ब्लड ग्रुप ए बी की खोज डिक्टो स्टलिन ने की थी। ब्लड ग्रुप में जो विविधता जो पाई जाती है, जो ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप या ए बी ब्लड ग्रुप, ये किसके कारण होता है, यहाँ विविधता किसके कारण होता है? तो ब्लड ग्रुप में जो रक्त में ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है, ग्लाइकोप्रोटीन जो पाया जाता है, इसकी वजह से ये रक्त में जो विविधता जो पाई जाती है, यहाँ ग्लाइकोप्रोटीन के कारण होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन है क्या? ग्लाइकोप्रोटीन को ही एंटीजन कहते हैं। एंटीजन नाम आपने 100% सुना होगा। तो ये एंटीजन रक्त में 2 प्रकार के होते हैं, ए और बी, जिन्हें हम क्लासीफाई कर सकते हैं एंटीजन ए और एंटीजन बी के आधार पर। और इन्हीं एंटीजन ए और बी के आधार पर हम रक्त को 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं: ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ओ, ब्लड ग्रुप ए बी। तो इसमें आपको सिंपल सा याद रखना है, जो ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें वही एंटीजन पाया जाएगा, यानी ए वाला एंटीजन पाया जाएगा। ब्लड ग्रुप बी वाले में बी एंटीजन पाया जाएगा, और ओ का मतलब है कि उसमें कोई सा भी एंटीजन नहीं है, उसमें कोई सा भी एंटीजन उपस्थित नहीं है। और ब्लड ग्रुप ए बी का अर्थ है कि उसमें दोनों एंटीजन प्रेजेंट है। यहाँ पर देखा, ब्लड ग्रुप में ए तो केवल ए एंटीजन है, ब्लड ग्रुप बी में केवल बी एंटीजन है, ब्लड ग्रुप ए बी में दोनों ही एंटीजन उपस्थित हैं। अब जो एंटीजन है, तो एंटीजन की अनुपस्थिति में एक अन्य प्रकार की, एक विपरीत प्रकार की प्रोटीन रुधिर प्लाज्मा में पाई जाती है। तो ये जिसे क्या बोला जाता है? एंटीबॉडी पाया जाता है। जैसे ब्लड ग्रुप ए में क्या होगा? एंटीजन ए होगा, तो इसमें एक अन्य प्रकार की एंटीबॉडी उपस्थित होती है, जिसे बी से डिनोट करते हैं। आप यहाँ पर स्मॉल बी का यूज कर सकते हैं, मैंने कैपिटल बी लिखा है, आप स्मॉल बी का यूज कर सकते हैं एंटीबॉडी को डिनोट करने के लिए। तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप ए बी में क्या होगा? ए बी में दोनों ही एंटीजन उपस्थित हैं। तो इसमें क्या होगा? तो कौन सी एंटीबॉडी होगी? तो दोनों एंटीजन जब उपस्थित हैं, तो इसमें कोई किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी उपस्थित नहीं होगी। वही ओ ग्रुप में क्या है? ओ ग्रुप में दोनों ही एंटीजन उपस्थित नहीं है। तो यहाँ तो ब्लड ग्रुप ओ में दोनों प्रकार की एंटीबॉडी उपस्थित होगी, ए और बी दोनों प्रकार की एंटीबॉडी उपस्थित होगी। एंटीबॉडी भी 2 प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने बताया, ए और बी के प्रकार की। इस एंटीबॉडी का मुख्य रूप से का कार्य क्या है? इस एंटीबॉडी का मुख्य कार्य है कि यह संक्रमण लोगों से के विरुद्ध कार्य करना, यानी संक्रमण से हमारी रक्षा करना, इसका मुख्य कार्य है। अब यहाँ पर से कौन सर्वदाता होता है और कौन सर्वग्राही होता है, उस पर अब देखते हैं। तो ओ निगेटिव समूह सर्वदाता रक्त समूह कहलाते हैं। ओ निगेटिव वाले सर्वदाता, आपको केवल याद नहीं रखना है कि ओ ग्रुप वाले सर्वदाता हैं,
आपको याद रखना है कि ओ निगेटिव। अब ये निगेटिव का क्या अर्थ है हम आगे थोड़े से समय के बाद अब मैं आपको बताऊंगा। ये पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव ये किस बेसिक पर आता है। तो ओ निगेटिव समूह वाले सर्वदाता लक्ष्य समूह कहलाते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं होता है, जिसके कारण यहाँ किसी भी व्यक्ति को अपना लक्ष्य दे देते हैं। ब्लड ग्रुप ए बी समूह सर्वग्राही होता है, सर्वग्राही लक्ष्य समूह है। ओ निगेटिव सर्वदाता था और ब्लड ग्रुप ए बी सर्वग्राही है। आपको याद रखना है कि ओ निगेटिव सर्वदाता और ब्लड ग्रुप ए बी सर्वग्राही लक्ष्य समूह है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का एंटीबॉडी उपस्थित नहीं होता है। यदि किसी व्यक्ति में, अब यहाँ पर आपका बेसिक से क्वेश्चन आ रहा होगा कि कोई भी किसी व्यक्ति को अगर लक्ष्य दे देता है, अपोजिट वाला लक्ष्य दे देता है, जैसे ब्लड ग्रुप ए वाला किसी ब्लड ग्रुप बी को दे देता है, तो उससे क्या इम्पैक्ट आएगा। तो इस स्थिति में क्या होगा, जो ब्लड ग्रुप अगर ए और बी को दे रहा है, अपना ब्लड ग्रुप ए वाला अपना ब्लड ग्रुप बी को दे रहा है, तो ये दोनों लक्ष्य आपस में चिपक जाएंगे, जिससे व्यक्ति की मृत्यु होने की संभावना होती है। तो यहीं पर मैंने यहाँ लिखा है, यदि किसी व्यक्ति को ब्लड ग्रुप या ब्लड डोनेट कर दिया जाए तो उसमें आरबीसी आपस में चिपक जाती है, जिससे रुधिर वाहिनी अवरोध उत्पन्न आता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। नेक्स्ट हम RH फैक्टर पर चर्चा करते हैं। तो RH फैक्टर की खोज किसने की थी। तो RH फैक्टर की खोज कार्ल लैंडस्टीन ने की थी। कार्ल लैंडस्टीन ने रक्त समूह की या ब्लड ग्रुप की खोज भी की थी, और RH फैक्टर की खोज दो वैज्ञानिक ने की थी। एक तो कार्ल लैंडस्टीन ने की थी और दूसरा वीनर नामक वैज्ञानिक ने की थी, सन 1940 में की थी। यहाँ पर सन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जब ब्लड ग्रुप का जो मैंने सन बताया था 1900 में कार्ल लैंडस्टीन ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी, वहाँ इम्पोर्टेंट था, आप उसको याद रखिएगा। कार्ल लैंडस्टीन और वीनर ने जो RH फैक्टर की खोज की थी, वहाँ लीसस नामक बंदर से की थी, जिसमें RH फैक्टर पाया जाता है। अभी तक से ये RH फैक्टर केवल मनुष्य और लीसस नामक बंदर में ही खोजा गया है। तो अब हम यहाँ पर RH पॉजिटिव और RH निगेटिव, तो मैंने थोड़े से पहले बताया था कि O निगेटिव, तो O निगेटिव का अर्थ है कि जिसमें RH फैक्टर अनुपस्थित है। अगर RH फैक्टर अगर O में उपस्थित होता है तो उससे हम पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, यानी यहाँ अगर पॉजिटिव होता, O पॉजिटिव होता, अगर O पॉजिटिव होता तो इसका मतलब है कि उसमें RH फैक्टर उपस्थित है, और अगर यहाँ निगेटिव है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर RH फैक्टर अनुपस्थित है। रक्त आघात के समय में अगर RH फैक्टर, तो अगर जब हम डोनेट करते किसी को ब्लड ग्रुप डोनेट करते हैं तो उसमें RH फैक्टर को भी हम मेंशन करते हैं कि RH फैक्टर को भी चेक करते हैं कि वहाँ RH फैक्टर पॉजिटिव वाला पर्सन है कि RH फैक्टर निगेटिव वाला पर्सन है। तो यही रक्त आघात के समय RH फैक्टर की भी जाँच की जाती है कि RH फैक्टर को प्लस वाले को RH फैक्टर प्लस का ही दिया जाता है और RH निगेटिव को RH निगेटिव का ही ब्लड दिया जाता है। अब अगर किसी को बाई चांस अगर गलती से RH पॉजिटिव वाले बंदे को RH निगेटिव दे दिया गया, या RH निगेटिव वाले बंदे को RH पॉजिटिव का ब्लड दे दिया गया, अब हालांकि वो सेम है कि ब्लड ग्रुप ए वाले को ब्लड ग्रुप बी ए को ही दिया जा रहा है, अर्थात क्या मैं बोल रहा ए ब्लड ग्रुप को ए का ही दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर ए पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो इसका क्या इम्पेक्ट पड़ेगा अब उसको भी देखते हैं। तो यदि RH प्लस रक्त को RH नेगेटिव रक्त ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड दिया जाता है, तो प्रथम बार में इसकी कमी होने के कारण कोई प्रभाव नज़र नहीं आता। तो फर्स्ट बार में तो कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, जब थोड़ी थोड़ी मात्रा में दिया जाएगा। फर्स्ट बार में अगर थोड़ी मात्रा में अगर RH पॉजिटिव वाले बंदे को RH निगेटिव का ब्लड दिया जाएगा, तो फर्स्ट बार में अगर थोड़ी मात्रा में दिया जा रहा है तो कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन उसी को दोबारा या उसकी मात्रा अगर अधिक हो गई, अर्थात RH निगेटिव वाले की मात्रा अधिक हो गई RH पॉजिटिव में, तो उस स्थिति में उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। यहाँ किस लिए होगा, क्योंकि इसमें
इस अवस्था में क्या होगा, आरबीसी आपस में चिपक जाएगी। ये आरबीसी आपस में चिपक जाएगी। तो और एक चीज़ यहाँ पर मेंशन करने वाली है, अगर RH पॉजिटिव वाला कोई मेल पर्सन RH निगेटिव वाली महिला से शादी करता है तो उस स्थिति में उनके बच्चे में कुछ इम्पेक्ट पड़ेगा क्या, उसके कुछ दुष्परिणाम होंगे कि क्या उसके फ़ायदे होंगे, अब उसको देखते हैं। तो अगर RH पॉजिटिव वाले मेल और RH निगेटिव फीमेल की शादी होती है तो प्रथम बच्चा तो समान स्वस्थ अवस्था में रहता है, लेकिन जो दूसरा बच्चा होगा उसके जन्म में कॉम्प्लिकेशन आ जाता है। अब हम देखेंगे कुछ नोट्स के फॉर्म में मैंने यहाँ पर लिखा है। कालजाल चिकित्सा की खोज यूएन ब्रह्मचारी ने की थी। हृदय प्रत्यारोपण क्रिस्टियन बेलनोन ने खोज की थी। और DDT डाइफिनेरो ट्राइक्लोरो की खोज पॉल मुलर ने की थी। मनोवैज्ञानिक की खोज सिगमंड बायर ने की थी। हृदय प्रत्यारोपण क्रिस्टियन बेलनोन, DDT की खोज पॉल मुलर ने, मनोवैज्ञानिक सिगमंड बायर ने, अनुवांशिकता का नियम या अनुवांशिकता का पिता गीगर मेडर को कहा जाता है। व्यवहारिक मनोविज्ञान, यहाँ पर मैंने केवल सिर्फ मनोविज्ञान लिखा है, तो मनोविज्ञान सिगमंड बायर ने किए थे। और व्यवहारिक मनोविज्ञान विल्हेम वुड ने की खोज किया था। अब हम अस्थि संयोजिक ऊतक पर चर्चा करेंगे। अस्थि संयोजिक ऊतक के हम गुण देखेंगे, क्या विशेषता होती है, इसके प्रकार, साथ में इसके प्रकार को भी चर्चा करेंगे। तो अस्थि संयोजिक ऊतक पंजर का निर्माण करके शरीर को एक निश्चित आकार प्रदान करते हैं। यह मांसपेशियों को सहारा देते हैं। अस्थि संयोजिक ऊतक क्या करते हैं, मांसपेशियों को सहारा देते हैं और साथ साथ यहाँ शरीर को मजबूती व कठोरता देते हैं। तो शरीर में जो हमने मांसपेशियाँ जो पढ़ा, या मांसपेशियों को अस्थि संयोजिक ऊतक सहारा देते हैं, तो इस मांसपेशियों की संख्या लगभग 639 है। और मांसपेशियों का भार शरीर के कुल भार का लगभग 40% होता है। वही रक्त का भार शरीर के कुल भार का कितना प्रतिशत होता है, 7%। और मस्तिष्क का भार शरीर के कुल भार का 3% तक होता है। 7% रक्त का और 3% मस्तिष्क का भार होता है और 40% मांसपेशियों का भार होता है। अस्थि संयोजिक ऊतक, हमारे यहाँ अस्थि संयोजिक ऊतक कैल्शियम और फास्फोरस की से निर्मित होती है। यहाँ कैल्शियम और फास्फोरस हमारे शरीर में कैल्शियम फास्फेट के रूप में होता है। कैल्शियम फास्फेट के रूप में हमारे शरीर में उपस्थित होता है। तो दो अस्थि, अब इसके जो प्रकार है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो दो अस्थि आपस में एक दूसरे से एक अन्य अस्थि ऊतक से जुड़ी होती है, जिसे स्नायु संयोजिक ऊतक कहते हैं। क्या कहा, दो अस्थि यानी दो बोन्स, यानी बोन्स को बोन से कनेक्ट कौन करता है, स्नायु ऊतक करता है। यहाँ बहुत लचीला एवं मजबूत होता है। एक अन्य प्रकार का संयोजिक ऊतक जिसे टेंडोन कहा जाता है। टेंडोन, तो यह टेंडोन क्या करता है, टेंडोन मांसपेशियों को बोन से कनेक्ट करने का कार्य करता है। वही स्नायु कोशिका क्या कर रहा था, स्नायु संयोजिक ऊतक दो हड्डियों को जोड़ने का, यानी दो बोन्स को कनेक्ट करने का कार्य कर रहा था। और वही टेंडोन मांसपेशियों को बोन्स से यानी हड्डी से कनेक्ट करने का कार्य कर रहा है। उप अस्थि यानी जिसे कार्टिलेज भी कहते हैं। यहाँ पर आपको इसका इंग्लिश नाम, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है तो आपको इंग्लिश नाम आपको 100% याद ही करने हैं हिंदी के साथ साथ, क्योंकि एग्जाम में अधिकतर बायोलॉजी के क्वेश्चन में इंग्लिश ही नाम दिया जाता है, उसका हिंदी नाम ज़्यादा नहीं दिया जाता है। तो उपअस्थि यानी कार्टिलेज एक अन्य प्रकार का संयोजिक ऊतक है जिसमें कोशिका के बीच में पर्याप्त स्थान होता है और यहाँ प्रोटीन व शर्करा का बना होता है। तो उपअस्थि, यहाँ पर उपअस्थि याद रखिएगा आप, शार्क का जो शरीर होता है, शार्क, ठीक है, मछली की प्रजाति है शार्क, तो इसमें
का जो शरीर होता है उप अस्थि से निर्मित होता है, उप अस्थि से। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि शार्क में हड्डियों की संख्या कितनी है। तो शार्क में हड्डियों की संख्या कितनी है अगर सवाल पूछता है तो शार्क में हड्डियों की संख्या 0 होती है, यानी 0 होती है। एक अन्य प्रकार की संयोजिक ऊतक पढ़ते हैं, अस्थि संयोजिक ऊतक, एरिओलस संयोजिक ऊतक। एरिओलस संयोजिक ऊतक क्या करते हैं, त्वचा और मांसपेशियों को के बीच में पाया जाता है या उनको कनेक्ट करने का यहाँ काम करता है। एरिओलस संयोजिक ऊतक त्वचा और मांसपेशियों को कनेक्ट करने का कार्य करता है। एरिओलस संयोजक ऊतक अंगों के विभिन्न व खाली जगह में को भरने का भी एक कार्य करता है। यहाँ आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है एरिओलस संयोजक ऊतक। अब जो हमने पढ़ा था ये एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन आते हैं कि स्नायु संयोजक ऊतक, टेंडन संयोजक ऊतक, कार्टिलेज संयोजक ऊतक, एरिओलस संयोजक ऊतक उनको क्या कार्य करते हैं ये क्वेश्चन आते हैं। तो स्नायु बोन्स को बोन्स से कनेक्ट करते हैं, टेंडन बोन्स को मांसपेशियों से कनेक्ट करते हैं, कार्टिलेज एक चिपचिपा पदार्थ है जो कि बोन को चिपकाने के लिए कार्य करता है। वही एरिओलस संयोजक ऊतक क्या करता है, अंगों की खाली जगह को भरने का कार्य करता है और यहाँ त्वचा और मांसपेशियों को कनेक्ट करता है। कहाँ पर पाया जाता है, एरिओलस त्वचा और मांसपेशियों के बीच में यहाँ एरिओलस संयोजक ऊतक तक पाया जाता है या उनको कनेक्ट करने का यहाँ कार्य करता है। पेशी संयोजक ऊतक, पेशी संयोजक ऊतक क्या है अब उसको देखते हैं। तो पेशी संयोजक ऊतक लंबी कोशिकाओं से बना होता है जिसमें पेशी रेशे हैं, ठीक है। यहाँ एक लंबी इसकी श्रृंखला कैसी होती है, लंबी होती है, जिसके कारण पेशी संयोजक ऊतक को पेशी फाइबर भी कहा जाता है। यह हमारे शरीर में गतिविधियों को कंट्रोल करता है। तो यह हमारे शरीर को पेशी संयोजक ऊतक गतिविधियों को किस तरीके से गतिविधि करता है उसको देखते हैं। तो इसमें एक मांसपेशियों में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है जो कि सिकुड़ने ने व यानी कंप्रेस व एक्सपांड होने का कार्य करते हैं। इसके सिकुड़ने के कारण इसे सिकुड़ने वाला प्रोटीन भी कहते हैं। यहाँ संकुचन व प्रसार का कार्य करती है, अर्थात हमारे शरीर को गतिविधियाँ प्रदान करती है। पेशी संयोजक ऊतक को ऐच्छिक संयोजक तथा अनैच्छिक क्रिया में विभाजित किया जा सकता है। जैसे अनैच्छिक क्रिया आँख की पलक का झपकना और हाथ और पैर की गतिविधियों को ऐच्छिक क्रिया कर सकते हैं। ऐच्छिक क्रिया यानी जिनको हम खुद से कंट्रोल करते हैं। अनैच्छिक क्रिया जो कि हमारा मस्तिष्क अनजाने में ही उन गतिविधियों को करता है, जैसे आँख की पलक का झपकना, मूत्रवाहिनी, फेफड़ों का शोषण या हृदय का धड़कन, ये सारी गतिविधियां अनैच्छिक क्रिया होती हैं। हृदय की पेशी जीवन भर लाभदायी होती है और यह संकुचन व प्रसार अर्थात का कार्य करती है। अगर रुक गया यानी हृदय की जो पेशियाँ होती है धीरे लगातार पंपिंग का कार्य करती है, अगर हृदय कार्य करना रुक गया तो मनुष्य की तुरंत मृत्यु हो जाएगी। इसी को क्लिनिकल डेथ किसे बोला जाता है, आपको एक टर्मिनोलॉजी याद रखना है। क्लिनिकल डेथ हृदय आघात यानी हृदय को अगर क्षति पहुँचती रहती है, हृदय अगर काम करना बंद कर देता है तो उस स्थिति को क्लिनिकल डेथ कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बायोलॉजी के कुछ नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे।